देखो अपन ने लक्षणों पर अनुमान कर लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ अनुमति, परामर्श, व्याप्ति, हेतु, साध्य, पक्ष और दृष्टांत, ये अपन ने सब कर लिए थे। अब करेंगे अपन टाइप्स ऑफ अनुमान, मेंशन वाइट, चरक एंड न्याय दर्शन। इन दोनों आचार्यों के अनुसार अपन अनुमान प्रमाण के भेद करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ अनुमान, अनुमान के भेद। तो अनुमान के देखो यहाँ पे चरक के अनुसार तो सिलेबस में है ही, न्याय दर्शन के अनुसार सिलेबस में है ही, लेकिन एक और है तर्क संग्रह के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ को लिखना जरूरी है। तो आप इसको भी ऐसे जरूरी नहीं है भाई सिलेबस में नहीं है तो पढ़ना नहीं है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मेंशन किया है। तो तर्क संग्रह के अनुसार दो भेद होते हैं, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। न्याय दर्शन के अनुसार तीन भेद होते हैं, पूर्वत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टित, ठीक है। और चरक के अनुसार तीन भेद होते हैं, वर्तमानकालीन, भूतकालीन और भविष्यकालीन। मतलब वर्तमानकालीन अनुमान, भूतकालीन अनुमान और भविष्यकालीन अनुमान, ये अनुमान के टाइप्स हैं। तो अपन अब इनके बारे में डिस्कस मतलब वर्णन करेंगे, स्टडी करेंगे। पहला है तर्क संग्रह के अनुसार स्वार्थ अनुमान, कि अपनी अनुमति का कारण स्वार्थ अनुमान है। जो अनुमान स्वयं अपने ही अनुमति ज्ञान के कारण हो उसे स्वार्थ अनुमान कहते हैं। परिभाषा थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी आपको, लेकिन एग्जाम्पल समझोगे तो आपको इजी में समझ में आएगा। ये बोलना चाह रहा है कि अपनी अनुमति का मतलब, अनुमति यानी नॉलेज, ज्ञान, अपने ज्ञान का कारण स्वार्थ अनुमान है। मतलब खुद ही अनुमान कर रहा है, खुद ही इसको महसूस कर रहा है। उसने कोई ज्ञान सीखा, फिर उसने खुद ही को अनुमान किया, और खुद ही उस माइंड में ऐसे अनुमान कर रहा है कि यार ऐसा मैंने पहले देखा था, ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पे भी है तो ऐसा होगा, तो खुद ही नॉलेज कर रहा है वो। तो जो अनुमान स्वयं अपने ही अनुमति के ज्ञान के कारणों से स्वार्थ अनुमान कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझो, आसानी समझ में आएगा। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति स्वयं रसोई घर आदि में धूम और अग्नि को बार बार एक साथ देखता है, जैसे कोई बालक है जो धीरे धीरे बड़ा होता है, घर में रहता है, जैसे तुम हो, मैं हूँ, सबके लिए समान है ये। यदि कोई व्यक्ति स्वयं रसोई घर आदि में धूम और अग्नि को बार बार एक साथ देखता है और इसकी व्याप्ति जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि का ज्ञान कर लेता है। जैसे कि कोई व्यक्ति रसोई घर में जाता है, डेली सुबह आप खाना बनाते हो, हम जैसे अपनी मम्मी को देखते हो कि जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि। आप सुबह उठते हो, ये एक चीज़ देखते हो, रसोई घर में जाते हो, धुआं उठ रही है मतलब अग्नि भी साथ में, मतलब धुआं तभी तो उठेगी जब अग्नि है। आप डेली देखते हो और आपके मन में एक धारणा बन गई कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि। आपने व्याप्ति कर ली कि जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि, आपने ये व्याप्ति कर ली। अब देखो कालांतर, कालांतर यानी 2-3 साल बाद में, 4 साल बाद में, या फिर कालांतर कुछ भी 5 मिनट का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। साल के अंतर मतलब बीच में रुकने के बाद में। कालांतर से जब वह व्यक्ति किसी पर्वत पर धूम देखता है, कालांतर से जब वह व्यक्ति किसी पर्वत पर धूम देखता है और उसे धूम और अग्नि की व्याप्ति का स्मरण हो जाता है, अब वो उस व्यक्ति को ना किसी दूर पर्वत पर धुआं दिखाई देती है। जैसे वो घर बैठा है, अचानक से उसको धुआं दिखाई देती है। तो कालांतर में जब वह व्यक्ति किसी पर्वत पर धूम देखता है, मतलब धुआं देखता है, तो उस धूम और अग्नि की व्याप्ति का स्मरण हो जाता है। कौन सी व्याप्ति का? जो इसने पहले देखी थी, अपने घर में देखी थी कि जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, उसका स्मरण हो जाता है। तब वह अनुमान लगाता है कि जिस प्रकार रसोई में धूम और अग्नि साथ होते हैं, उसी तरह पर्वत पर धूम है, अर्थात वहाँ अग्नि भी होगी। इसने खुद ही ने अनुमान लगाया है, उसने जो नॉलेज पहले ग्रहण की थी ना, उसी के आधार पर खुद ही ने अनुमान लिया। इसीलिए इसको बोलते हैं स्वार्थ अनुमान, स्वयं अनुमान लगा रहा है। अर्थात साथ उसी तरह पर्वत पर धूम है, अर्थात वहाँ अग्नि भी होगी। ऐसे अनुमान को स्वार्थ अनुमान कहते हैं। ऐसे अनुमान को स्वार्थ अनुमान कहते हैं। समझ में आया ना? एग्जाम्पल कितना सही एग्जाम्पल। एक मिनट रुकना ना। यस सर। तो स्वार्थ अनुमान समझ में आ गया, ठीक है। अपनी अनुमति का मतलब खुद ही अनुमान कर रहा है, तो ये हो गया स्वार्थ अनुमान। ये कैसे होया? पहले उसने नॉलेज की अपने घर में, फिर उसने एक व्याप्ति सिद्ध कर ली। जैसे कभी आपने देखा है ना कि यहाँ पे घंटी बजाओ, एक कुत्ते को घंटी बजा के रोटी डालो, लगातार 2 साल तक उसको रोटी डालो, घंटी बजाओ रोटी डालो, घंटी बजाओ, 2 साल तक फिक्स। अब वो कहीं भी वो घंटी सुनेगा ना, उसको लगेगा कि भाई रोटी मिलेगी। अब वो उसके एक से व्याप्ति कर लेता है वो। उस तरीके से यही है कि उसने जहाँ जहाँ धुआं देखी वहाँ वहाँ अग्नि बचपन में देखता आ रहा था, फिर 2-3 साल बाद में उसने पहाड़ पे धुआं देखी तो समझ गया कि वहाँ पे अग्नि है,
तो इसको बोलते हैं स्वार्थ अनुमान। अब देखो परार्थ अनुमान। जब स्वयं धूम का अनुमान कर दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए पंच अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाए तब उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। जैसे मैंने नॉलेज की, मैंने अपने रसोई घर में ये चीज़ देख ली और मैंने धुआं देखा, ठीक है, पहाड़ पे मैंने धुआं देखा, तो ये लिंक है। फिर क्या था कि भाई जब स्वयं धूम का अनुमान कर कि मैंने यहाँ पे व्याप्ति कर ली रसोई घर वाली, फिर दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए पंचव्यय का प्रयोग किया जाए तो उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। तो मैंने व्याप्ति करने के बाद में पर्वत पर धुआं देखी, अब मैं उस दूसरे मेरे दोस्त को बता रहा हूँ, देख वहाँ पे धुआं उठ रही है, वहाँ पे अग्नि है, तो मैं अब दूसरे को बताऊंगा, वो बोलेगा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसको फिर मैं समझाऊंगा किसकी सहायता से, पंचअवयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है, उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। मतलब दूसरे को समझा रहे हैं। परार्थ, जब हम दूसरे की शंका दूर करने के लिए अनुमान का सहारा लेते हैं उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। तो उस मेरे दोस्त की जो मेरे साथ में, उसको बताने समझाने के लिए कि वहाँ पे देखो धुआं है तो वहाँ पे अग्नि होगी, वो बोलता है कि मैं नहीं मानता, मुझे नहीं समझ में आ रहा, कैसे ऐसे कैसे बोलते हैं कि वहाँ आग लगी हुई है, धुआं तो किसी वजह से उठ सकती है, उसने व्याप्ति नहीं की थी पहले, उसको नॉलेज नहीं है, तो उसको समझाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, पंचअवयव का यूज करते हैं। अब ये पंचअवयव क्या है, जिनकी सहायता से अपन उसको समझाते हैं, उसकी शंका दूर करते हैं कि देख भाई यहाँ पे धुआं है ना तो वहाँ पे अग्नि होगी, तो उसको ये चीज़ समझाते हैं। तो किसकी सहायता से, पंचअवयव, तो जो समझाते हैं उसको बोलते हैं परार्थ अनुमान। अब देखो आगे पंचअवयव समझते हैं। पहले ये भाई किसकी सहायता से समझेंगे, पंचअवयव। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन को पंचअवयव कहा जाता है। पंचअवयव का प्रयोग परार्थ अनुमान में किया जाता है, मतलब दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए, अपने दोस्त अपने फ्रेंड को समझाने के लिए को परार्थ अनुमान में किया जाता है। पहला है प्रतिज्ञा, साध्य के बारे में बताना या निर्देशित करना प्रतिज्ञा है। जो विषय हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। यह पर्वत अग्नि युक्त है, मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ देख भाई ये जो पर्वत पर ना अग्नि है, मैंने उसको इस प्रतिज्ञा की, मैंने अपनी प्रतिज्ञा कर ली कि जिसे सिद्ध करना है प्रतिज्ञा, तो मैं अब सिद्ध करना हूँ मेरे दोस्त के सामने कि देख भाई उस पर्वत पर धुआं देखी है मैंने तो वहाँ पे अग्नि है, तो तू इसको बात को मान। तो मैं उसको प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ सिद्ध करनी है कि सामने पर्वत पर अग्नि है, तो यह पर्वत अग्नि युक्त है, मतलब पर्वत पर अग्नि है या अग्नि युक्त है, इसे जिसे सिद्ध करना है वो है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कर ली, अब मुझे उसको समझाना है। दूसरी बात आता है हेतु, साध्य को सिद्ध करने के साधन को हेतु कहते हैं। अब मैं किसकी सहायता से उसको सिद्ध करूंगा, धुआं की सहायता से, कि वहाँ धुआं है इसलिए अग्नि है। तो दूसरा क्या हेतु, कारण क्या हुआ, धूम की सहायता से अपन उसको समझाएंगे, धुआं की सहायता से, तो क्या क्या है हेतु। हेतु दो प्रकार के होते हैं, यथार्थ हेतु और अयथार्थ हेतु। आ जाता है कभी कभी सब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई दो प्रकार के होते हैं, यथार्थ हेतु और अयथार्थ हेतु। यथार्थ हेतु जो हेतु साध्य को सिद्ध करते हैं, कि मतलब कि इस अग्नि को सिद्ध कर दिया, जैसे कि ये पर्वत पर अग्नि युक्त है, ये मैंने प्रतिज्ञा की ना, उसको सिद्ध कर दिया उसने, तो वो तो हो गया यथार्थ। और अयथार्थ क्या है, जो हेतु साध्य को सिद्ध न करे, यह आभास मात्र होते हैं। अब मान लो कि जो मुझे वो धुआं सी दिख रही है ना, हो सकता है वो बादल हो, तो ये मतलब क्या हो गया, अयथार्थ हेतु हो गया। मतलब जो साध्य को सिद्ध करते तो वो तो हो गया यथार्थ, और जो सिद्ध नहीं कर पाया अपन ने उसकी गलत नॉलेज की, वो होता है अयथार्थ हेतु। ठीक है, ये तो हो गया, अपन ने प्रतिज्ञा कर ली, हेतु बता दिया। अब है उदाहरण, अब उसको उदाहरण देंगे, कैसे, दृष्टांत। मूर्ख और विद्वान दोनों को समान रूप से समझ में आ जाए ऐसे उदाहरण या लोक प्रसिद्ध दृष्टांत को उदाहरण कहते हैं। क्लियर, उदाहरण। अब मैं उसको बताऊंगा, देख भाई तू आ मेरे घर में, उसको मैं मेरे घर लेके आऊँगा, देख भाई जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ साथ धूम होता है, देख यहाँ पर देख अग्नि है तो धुआं उठ रही है ना, मैं उसको दिखाऊंगा कि जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ साथ धुआं होता है, वैसे ही यह पर्वत पर अग्नि है। इस अनुमान का दृष्टांत मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ साथ धुआं है ना, देख अपन वहाँ धुआं उठ रही है मतलब अग्नि है, मैंने उसको ये चीज़ बताई, समझाई, उसको उदाहरण देखें। देख भाई, देख मेरे वीरे, सिंपल सी बात ये है कि जैसे घर में, अपने घर में रसोई घर होती है, उसमें धुआं उठ रही है, मतलब अग्नि जल्दी खाना बनाते हैं अग्नि के साथ, तभी तो धुआं उठती है। ठीक है, तो देख यहाँ पे अग्नि है तो धुआं साथ में है दोनों, तो वहाँ पे अपन धुआं देख रहे हैं तो वहाँ पे अग्नि है, तो इस तरह का अपन उसको उदाहरण दे रहे हैं। फिर है उपनय, उदाहरण देकर साध का समर्थन करना, उपनय कहलाता है कि जैसे वहाँ वैसे यहाँ। भाई देख सिंपल सी बात है, उपनय किसको बोलते हैं, कि जैसे यहाँ है ना रसोई घर में, वैसे ही वहाँ है, कि यहाँ पे अग्नि के साथ धुआं है तो वहाँ पे धुआं के साथ अग्नि है। उदाहरण देकर साध्य का समर्थन करना, उसको अपन को बताना है, सिद्ध करना है कि भाई देख जैसे रसोई घर में था ना वैसे ही वहाँ है।
जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ धूम होता है, वैसे पर्वत पर भी धूम के साथ अग्नि होती है। यह कहना उपनय। फिर आने निगमन देखो, हेतु का उपदेश होने से प्रतिज्ञा का दोबारा कथन। अब उसको समझ में आ गया उसको, क्योंकि अपन ने दृष्टांत दे दिया। दृष्टांत क्या होता है कि जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति के समझ में आ जाए, उसको बता देता है भाई अपने रसोई घर में देख, तेरे यहाँ पे अग्नि है, साथ में धुआं है ना, वहाँ भी धुआं है तो वहाँ पे अग्नि भी होगी। तो अपन को ऐसा दृष्टांत दिया, फिर उसको उपनय से अपन ने बताया कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे ऐसा है ना, धुआं के साथ अग्नि है, वहाँ भी सेम धुआं के साथ अग्नि है। ये हो गया उपनय। फिर निगमन, हेतु का उपदेश होने से प्रतिज्ञा का दोबारा कथन। फिर वो दोनों साथ में बोलेंगे, अतः पर्वत पर अग्नि है। उसको ये बात समझ में आ गई कि जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, तो अतः पर्वत पर अग्नि, यह है निगमन है। तो ये 5 कौन से हैं? पंच अवयव की सहायता से अपन दूसरे को जो अनुमान कराते हैं ना, वो है क्या? परार्थ अनुमान। क्लियर? यस या नो? यस सर। यस सर। ओके। अब देखो न्याय दर्शन अनुसार, न्याय दर्शन अनुसार 3 थे, पूर्वत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट अनुमान। पूर्वत में क्या आता है? कारण को देखकर कार्य का अनुमान करना। कारण मतलब कार्य हुआ नहीं अभी, कारण है, कारण को देखकर, जैसे घने बादल को देखकर वर्षा का अनुमान। ठीक है, आपने घने बादल देख के बिजली कड़क रही है तो आपने वर्षा का अनुमान कर लिया, मतलब कारण, मतलब बादल कारण थे, इनको देख के आपने वर्षा का अनुमान कर लिया। ये क्या है? पूर्वत, पहले ही अनुमान कर लिया आपने, मतलब वर्तमान को देखकर भविष्य का अनुमान करना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति दिन भर खेलता है, मतलब वो फटता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अवारों की तरह घूमता है, ना कॉलेज जाता है, तो आप अनुमान कर लो कि वो अच्छा फेल होगा। सिंपल सी बात है। तो वर्तमान को देखकर भविष्य का ज्ञान करना, ये क्या कहलाता है? पूर्वत, में पहले ही ज्ञान कर लिया। शेषवत अनुमान, कार्य से कारण का अनुमान करना, मतलब कार्य हो चुका है, उसके बाद अपन कारण भाई किस वजह से हुआ, जैसे कि बाढ़ को देखकर भारी वर्षा का अनुमान। जैसे कि अपन भाई बाढ़ आ रही है, अपन किसी ट्रेन में गए, अब दूसरे शहर में गए, वहाँ पे पता चला कि पानी पानी है चारों तरफ, तो आप समझ जाओगे यहाँ पे भारी बरसात हुई है। इसलिए ये शेषवत, मतलब वर्तमान विषय को देखकर भूतकाल की घटना का अनुमान। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? वर्तमान विषय को देखकर भविष्य की घटना का अनुमान पूर्ववर्त में, और यहाँ पे क्या है? वर्तमान विषय को देखकर भूतकाल की घटना का अनुमान। अब आता है सामान्य तो दृष्ट अनुमान। सामान्य दर्शन से अनुमान करना, यह कार्य कारण दोनों से भिन्न होता है, ना तो कार्य ना कारण, दोनों से भिन्न है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष होता है। कि नेत्र पित्तता को देखकर, जैसे किसी की आंखें पीली हैं, ठीक है, शरीर पीला हुआ पड़ा हुआ पूरी तरीके से, आप अनुमान लगा लो कि इसको पीलिया हो गया। नेत्र पित्तता को देखकर कामला, जॉन्डिस का अनुमान। आपने उसका रूप रंग देखा व्यक्ति का, उसकी आंख भी पीले हैं, दांत भी पीले हो रहे हैं, ठीक है, उसके नाखून भी पीले हो रहे हैं, उसका शरीर भी पीला पड़ रहा है, तो समझ जाओ इसको पीलिया हो गया, मतलब अनुमान लगाया आपने जॉन्डिस का। तो नेत्र पित्तता को देख, मतलब सामान्य तो दृष्ट अनुमान, डायरेक्ट देख के जो अनुमान लगाते हैं। कोई व्यक्ति अपने पास आया, उसकी शरीर बिल्कुल कमजोर है, थका हुआ है, मतलब कोई ना कोई व्याधि से पीड़ित है, आपने अनुमान लगाया कोई ना कोई इसको रोग है, तो सामान्य दृष्ट अनुमान। तो ये हो गया न्याय दर्शन के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, अपने सिलेबस में भी है, क्वेश्चन आता है। अब देखो चरक के अनुसार, वर्तमानकालीन, भूतकालीन अनुमान और भविष्यकालीन अनुमान। तो वर्तमानकालीन में क्या होता है? धूम से छिपी हुई वर्तमान अग्नि का अनुमान करना। जैसे कि पहाड़ पर कोई धुआं उठ रही है, उसको देखकर अग्नि का अनुमान, ये क्या है? वर्तमान, प्रेजेंट टाइप। भूतकालीन में क्या है? गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान। जैसे गर्भ को देखकर, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको देख के आपने उसका मैथुन का अनुमान लगाया कि मैथुन होने के बाद में तो गर्भ उत्पन्न होता है, सिंपल सी बात है, मैथुन किया इन्होंने, इस वजह से गर्भ की उत्पत्ति हुई। ठीक है, या फिर किसी एक्सीडेंट को देख के किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी कोई पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मेरी हड्डी टूटी हुई है, तो आप समझ जाओ कि एक्सीडेंट हुआ होगा, तो मतलब ये है भूतकालीन। गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान, या फिर एक्सीडेंट, वो उसको उसकी जो हड्डियों की हालत देख के, उसके फ्रैक्चर को देखकर उसके एक्सीडेंट का अनुमान, पहले हो चुका। भविष्यकालीन में बीज को देखकर फल का अनुमान करना। जैसे कि अपन बीज है, जैसे कि कोई बालक है, बड़ा होके ये बनेगा भाई, इतना बड़ा होगा, बड़ा ही तो होगा, तो बीज को देखकर फल का अनुमान करना। ये बीज है छोटा सा, इसका इतना बड़ा पेड़ लगेगा, इस पर ये फल आएंगे, तो उसको बीज को देखकर फल का अनुमान करना, ये है भविष्यकालीन अनुमान। यह कौन बताता है? आचार्य चरक। तो ये टाइप्स ऑफ क्या हो गए? कंप्लीट अनुमान के भेद हो गए। अब क्या करेंगे अपन? कैरेक्टर साइड एंड टाइप्स ऑफ व्याप्ति। व्याप्ति को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि थोड़ा ये डिटेल में आता है। यहाँ पे अपन ने इंट्रोडक्शन तो कर लिया व्याप्ति का, टाइप्स ऑफ व्याप्ति भी कर लिया मैंने, साथ में ही पढ़ा दिया ना। ये हो तो गया था व्याप्ति का, 2 भेद होते हैं, अन्वय व्याप्ति और
व्यतिरेक की व्याप्ति, मैंने साथ में इसको बता दिया। तो 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए अपने। अब करेंगे अपन लक्षण एंड टाइप्स ऑफ हेतु, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए हेतु एंड हेतुआभास। तीसरा पॉइंट करेंगे कल अपन। तो मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू आज की क्लास के लिए ना। समझ में आया अनुमान प्रमाण? थैंक यू सर। यस सर। ओके। लक्षण ऑफ टाइप्स एंड ऑफ हेतु मतलब 2-3, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको सब कुछ क्लियर है आपके, अब हो जाएगा 2-3 दिन में ना। थैंक यू।